हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत सेतु चैनल में। और मैं हूं आपकी अपनी टीचर डॉक्टर प्रतिभा पांडे। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोग पढ़ चुके थे 3 संधियां। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी वृद्धि संधि। अब हमारे पास 2 संधियां और हैं। अगली का नाम है यण संधि और उसके बाद आती है अयादि संधि। तो ऐसे ये स्वर संधि के 5 भेद आप समझ लीजिए। इनमें से दीर्घ गुण वृद्धि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उसको क्लिक करके दीर्घ गुण वृद्धि देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यण और अयादि संधि। थोड़ा सा पीछे भी चलना पड़ेगा, चूंकि हमने कुछ संधियां पहले पढ़ रखी हैं। तो आपको मैंने कई बार बताया उस वीडियो में भी कि हमारे पास 9 स्वर हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने स्वर हमारे पास हैं, 9 स्वर। इन 9 स्वर के कॉम्बिनेशन से ही संधि बनती है, स्वर संधि। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो अ है, ये यदि स्वयं से मिले तो आ बनाता है, ई से मिले तो ए बनाता है, ऊ से मिले तो ओ बन जाते हैं दोनों मिलकर, री से मिले तो अर बन जाता है, री से मिले तो अल बन जाता है, ए या आई से मिले तो इनमें से किसी भी एक से मिले तो आई बनाता है, और ओ या औ में से किसी एक से मिले तो ये औ बनाता है, दोनों मिलकर। अब यदि इससे आगे बढ़ना है तो हमें यण संधि देखनी होगी। यण संधि क्या है? यण संधि में फिर वही कि यदि स्वर अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें अब हमने अ के साथ सभी का कॉम्बिनेशन देख लिया है। अब हम देखेंगे ई के साथ, उ के साथ और री के साथ। री के साथ भी देख सकते हैं, पर इसके उदाहरण बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी हम एक उदाहरण जरूर देखेंगे इसका भी। अब ई के साथ, अब ये किससे मिले तो क्या परिवर्तन हो? तो हम पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं यण संधि। यण संधि। तो यण संधि में ई जब अपने ही किसी समान से मिलेगा तब तो बड़ी ई बनाएगा, तो ये तो हुई दीर्घ संधि। लेकिन ई या बड़ी ई जब किसी भी आगे असमान स्वर से मिले, असमान का क्या मतलब है? समान तो हो गया ई, छोटी ई या बड़ी ई, ये दोनों तो समान हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त यदि किसी और से मिले, मतलब या तो अ हो, उ हो, री हो, ए, ऐ, ओ, औ, इनमें से कुछ भी हो जो कि ई के बाद यहां पर आए, असमान स्वर, असमान स्वर से मिले, तो अब ध्यान रखने की विशेष बात है, तो ई य में बदल जाती है। अब यहां पर क्या था? जब तक हम पिछले वाली पढ़ते रहे कि हमने पढ़ा दीर्घ संधि, हमने पढ़ी गुण संधि, हमने पढ़ी वृद्धि संधि, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास ऐसे 2 अक्षर होते हैं, पहले का ये आखिरी, दूसरे का ये पहला। तो ये दोनों ही मिलकर किसी नए वर्ण की यहां पर संरचना कर रहे थे। तो हम ये यहां से हटा दे रहे थे, ये यहां से हटा दे रहे थे जब हम पढ़ रहे थे, और इसका हम प्रयोग कर ले रहे थे। जैसे हमने जब विद्या, धन, आलय बनाया था, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां बचा विद्य, फिर ये आ यहां से निकला, ये आ यहां से निकला, दोनों मिलके एक आ बनाते हैं। और फिर यहां पर क्या बचा? लयः, मतलब ये अ भी इसमें शामिल हो जाता है, और इस प्रकार से विद्यालयः पूरा शब्द बनता है। लेकिन अब यण संधि में एक विशेष बात ध्यान रखिए कि यण संधि में जो ई है बस वो ही य बनेगी, य हलंत, य हलंत। और ये जो असमान स्वर है ये यहां से य में जुड़ जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए इसमें, यदि, धन, अपि। यदि मैंने इस प्रकार से बताया, तो अब आप देखिए कि यदि और अपि में कैसे संधि होगी। तो हमारा नियम यहां पर घटित भी हो रहा है कि हम य द में हलंत, और ये जो ई है इसके स्थान पर य आ जाएगा, और यहां पर जो बाद में अपि है वो जैसा का तैसा रहेगा।
तब क्या होगा, ये अ इस य में जाकर जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, य आधा द जो कि यहां पर बचा हुआ है हमारे पास, और य और पी, यद्यपि, या इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, यद्यपि। अब एक और उदाहरण देखिए, बड़े ही कॉमन उदाहरण है, आपके आसपास खूब मिलते हैं। इति प्लस आदि। अब इत यहां है, छोटी ई की जगह पर क्या बना दिया हमने। अब ये याद रखिएगा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बनेगा यही हलंत। अब इसके आगे आदि, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये आ इसमें मिल गया तो बन जाएगा इत, तो आधा है, य में आ की मात्रा लग जाएगी आदि की, और ये बन गया इत्यादि। तो ये शब्द आप जानते हैं, यद्यपि, इत्यादि। तो इसको देखिए, यद्यपि मतलब यदि धन अपि, और इत्यादि इति धन आदि। एक उदाहरण बड़ी ई का भी देख लीजिए, ताकि आपको और भी स्पष्ट हो सके कि बड़ी ई किस प्रकार से लगती है। तो बड़ी ई के लिए ये देखिए, नदी धन अर्पण। अब ये कैसे बनेगा, अब इसमें देखिए, न द आधा, क्योंकि इसमें से बड़ी ई निकाल दी, और ई के स्थान पर य आ जाता है, मतलब यण संधि हो गई है। और ये जो अर्पण है, ये अर्पण का अ आपको पता ही है, य में जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार से बन जाएगा, नद्यर्पण, नद्यर्पण। ये एक सुंदर उदाहरण हो गया। एक और देखिए, देव्यागमनम। अब इसका पलट के देख लेते हैं, यदि हमें जुड़ा हुआ दिया है तो हम तोड़ेंगे कैसे, देव्यागमनम। तो इसमें बीचों बीच देखिए कि यदि आप इनको अलग अलग शब्द करें तो क्या करेंगे, गमनम हमें अलग से समझ में आ रहा है ना, देव अलग से समझ में आ रहा है, और यदि बीचों बीच हमें या दिख रहा है तो यह तो बन रहा है ई के कारण, और इसमें लगी है आ की मात्रा। आ की मात्रा को अलग कर दें तो आगमनम इस प्रकार से अलग हो जाएगा, यह बन रहा है ई की जगह, और यदि देव इस प्रकार से कर दें तो इसमें ई की मात्रा लगेगी, तो ये तो निश्चित तौर से बड़ी ही लगेगी, क्योंकि देवी शब्द तो हम सबने सुन रखा है। तो देवी धन आगमनम। तो जब भी आपको अलग अलग भी करना हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि बीच में देखिए कि बन क्या रहा है, दोनों ये जो शब्द बना है इसके बीचों बीच आपको य दिखाई दे यदि, और उस य में जो भी मात्रा हो, जैसे इस य में अ की मात्रा है तो अ की मात्रा को यहां से अलग करके ये शब्द इसमें जोड़ दीजिए, और यहां पर य चूंकि बना है इसलिए यहां पर ई आएगा ही, और ये शब्द न देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये छोटी ई नहीं, ये तो बड़ी ई है। तो नदी धन अर्पण, इस प्रकार से ये नद्यर्पण बना। अब इसमें यदि थोड़ा और आगे जाएं, क्योंकि हमें तो अभी ये भी तो समझना होगा कि ये तो हमने कह दिया कि ई से कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा। अब यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, तो यहां देखिए, अब ऊ या बड़ा ऊ समान ही है दोनों, इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ये ऊ या ऊ की जगह पर व हो जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आधा ही है, ये भी आधा ही है, ये भी पूरा वाला नहीं है, तो इसको भी अगला आने वाला जो भी असमान स्वर है वो इस व में लग जाएगा, मतलब ऊ के स्थान पर ही व बनेगा, ये दोनों मिलकर व नहीं मिलेगा, बनेगा ऊ के स्थान पर व बनेगा। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, है ना, जैसे सु धन आगतम। समझ ही गए होंगे आप क्या बनने वाला है, क्योंकि ऊ के बाद यदि आ रहा है तो ये ऊ व में बदल गया, व हलंत, तो यहां पर बचा आधा स, क्योंकि ऊ तो इसमें से निकल गया है। ये आगतम पूरा का पूरा बचा है, क्योंकि ये तो पद्धति नहीं है यण संधि की कि ये आ भी चला जाए, तो ये आ इस व में लग जाएगा। समझ गए आप, स्वागतम। ऐसे ही आपने एक शब्द बहुत बार समझा होगा, यदि आप 8th 9th 10th में पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा शब्द अनु धन अयह। बताइए क्या बनेगा, तो अनु का तो बचा अन, और ऊ का बन गया है आधा व, ये अ इस आधे व में मिल गया है तो वह हो गया पूरा, और बचा यह अन्वयः। अन्वय करते हैं ना हम श्लोकों का, तो ये बना अन्वयः। ये भी कैसे बना, अनुअयः।
इससे बनता है अन्वयः। ऐसे ही यदि आप एक और शब्द देखिए तो आपको ये भी समझ में आएगा ये कैसे बना है। अनु धन एषण, क्षम्यतां ऐ नहीं है, एषण। तो अब ये कैसे बना, तो देखिए अन आधा ऊ के स्थान पर ये इसी तरफ लिखा जाए, अन ऊ के स्थान पर व और एषण तो जैसा का तैसा रहेगा। तो ये कैसा बन गया, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज। तो ये ऐसे बनता है। तो ऊ के स्थान पर आपको समझ में आ गया होगा कि ई के स्थान पर क्या बन जाता है, ई के स्थान पर बिल्कुल सही य बनता है और ऊ के स्थान पर व बनता है। अब ई के स्थान पर जब हमने य पढ़ लिया, ऊ के स्थान पर हमने व पढ़ लिया, अब री के स्थान पर क्या बनता है, र, हलंत र। तो देखिए इसके भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। बढ़िया। तो कैसे, जैसे कि री के स्थान पर र बनता है तो पितरी धन आज्ञा, है ना। अब पितरी धन आज्ञा में ये जो रिकार है ये इससे निकलेगा तो बना पित, यहां पर बचा। री की जगह पर हमने कहा र बन जाएगा, री के स्थान पर र बनता है। यदि असमान स्वर आगे आए तो ये असमान है और फिर ये आज्ञा तो जैसा का तैसा है। आ र में मिल गया, अब र त में मिलेगा क्योंकि त भी तो आधा है, तो त र आ तो बनता है त्रा। ये तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो पित्राज्ञा। ऐसे ही बनता है मातृ धन आज्ञा, तो बनता है मात्राज्ञा। तो ये पित्राज्ञा और मात्राज्ञा शब्द इस प्रकार से बनते हैं, पितृ धन आज्ञा या मातृ धन आज्ञा। अब एक री का भी उदाहरण है। देखिए आप, री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है, यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक उदाहरण है। री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे री के स्थान पर र हो जाता है, री के स्थान पर ल हो जाता है। तो जैसे कि एक इसका उदाहरण देखिए, री धन आकृति, मतलब री की आकृति। तो री धन आकृति ही, तो री के स्थान पर यदि ये ल हो गया और आकृति ही तो जैसा का तैसा है क्योंकि इसका आ तो कहीं जाएगा नहीं, तो ये कुल मिलकर बनता है लाकृति ही, लाकृति ही। इस प्रकार से ये इसका भी उदाहरण हो गया। तो ये हमारा एक गुण संधि का बिंदु खत्म हो गया। तो गुण संधि को एक बार और शॉर्ट में समझ लीजिए। अ ई उ री री ए आई ओ औ। ये यदि हमारे पास इतने स्वर हैं तो ई के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर, चाहे वो ई के बाद हो या ऊ के बाद हो या री के बाद हो या री के बाद हो, तो ई के बाद असमान स्वर आने पर ये ई य में बदल जाती है, ऊ व में बदल जाता है, री र में बदल जाती है और री ल में बदल जाती है। इस प्रकार से इसे कहते हैं यण संधि, यण संधि। तो ये आपकी यण संधि खत्म होती है यहीं पर। और इसके आगे एक और संधि है, अभी वो भी करनी होगी। उस संधि का नाम है अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या संधि है। इसने कहा अये आदि संधि। आदि का मतलब आप जानते हैं वगैरह होता है, मतलब अये वगैरह जहां आएंगे वो अयादि संधि है। तो ये अये वगैरह क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा देखिए, इसमें ये है कि अभी हमने ये पढ़ा कि ई उ री और री के बाद असमान स्वर आए तो ई य में, उ व में, री र में और री ल में बदल जाते हैं। अब यदि हमें ये देखना है ए आई, है ना, ये तो हुई यण संधि। अब ए आई ओ औ, इनके बाद असमान स्वर आए तो क्या होता है, तो देखिए ए के बाद
यदि असमान स्वर हो आए तो ए आए में बदल जाता है। आए आई के बाद यदि असमान स्वर हो तो यह किस में बदल जाएगा? ये बदलेगा आए में। आए आई आए। और ओ यदि हो तो ये बदलेगा, ओ के बाद असमान स्वर आने पर अव में बदलता है। और आप समझ ही गए होंगे कि अव के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए तो अव आव में बदल जाता है। और ये ही वो चार चीजें हैं जिनके लिए यहां आदि शब्द लगा है। आए वगैरह बनते हैं। आए वगैरह मतलब आए आय अब आव। तो इस प्रकार से ये अयादि संधि है। इनके उदाहरण भी देखिए, जैसे ने धन अनम। अब ने धन अनम, इसमें क्या है कि ये जो न है इसके बाद आया है ए के बाद आया है कोई भी असमान स्वर, तो ये जो ए है इसकी जगह पर आएगा ए। और ये अनम तो जैसा का तैसा रहेगा। ये इसमें मिल गया, ये इसमें मिल गया, तो क्या बनेगा? न पूरा हो गया ये अ मिलने पर। ये अ मिलने पर य पूरा हो गया क्योंकि यह भी आधा था। और नम तो यहां पर है ही, तो शब्द बना नयनम। तो ने धन अनम नयनम। ऐसे ही यदि नए धन अकह, नए धन अकह, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो न है इसके बाद आई है, तो आई के स्थान पर क्या आया? आय। आय य में हलन और आगे आया अकह। तो ये आ इस न से जुड़ गया, ये अ इस य से जुड़ गया, तो क्या बना? नायकह। नायकह। तो नई धन अकह नायकह, ने धन अनम ये नयनम बन गया है। अब ये उदाहरण तो आपको समझ में आया होगा, आए और आए ये दो उदाहरण हो गए हैं। अब हमें अव और आव के उदाहरण देखने हैं। तो यदि मैं कहूं कि पो धन अनम, पो धन अनम, तो ये है प और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव। तो यहां पर आएगा अव और आगे आएगा अनम जैसा का तैसा, क्योंकि इसमें तो कुछ कम होना नहीं है। ये अ इससे जुड़ेगा, ये अ इससे जुड़ेगा। बताइए क्या बन रहा है? पवनम। बिल्कुल सही, पवनम बन गया इस तरीके से। अब यदि हमें औ का उदाहरण देखना है, औ वाला, कि औ के बाद असमान स्वर आएगा तो कैसे होगा? देखिए, पौ धन अकह, पौ धन अकह। तो पौ में से प हटा, औ के स्थान पर क्या आया बताइए? ये देखिए आव। तो औ के स्थान पर हमने लिख दिया आव, व में हलंत, और अकह तो जैसा का तैसा ही रहेगा। ये अ व से मिल गया, ये आ प से मिल गया, तो पा से मिला तो बना पा, व इससे मिला व, कह, पावकह मतलब अग्नि। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये अयादि संधि कहलाती है और ये यण संधि कहलाती है। इनमें अब अंत में फिर एक बात ध्यान रखिए कि इसमें आप लोग जब भी शब्द देखेंगे तो यहां दोनों जो शब्द होते हैं, पहले दीर्घ वृद्धि गुण में ये दोनों मिलकर एक नया अक्षर बना रहे थे। अब अयादि और यण संधि में सिर्फ इसी अक्षर को बदलना है। ये जैसा का तैसा अपनी जगह पर रहेगा और ये स्वर जाकर इस बदले हुए में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।